आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में हमारी जिंदगी के सबसे बड़े राज को खोलने जैसा है। बिल्कुल। और इस राज को समझने के लिए हमारे पास शुभम कुमार सिंह की बहुत ही प्रभावशाली किताब है, हाँ, यू बिकम वॉट यू थिंक, जिसे दी आर्किटेक्चर ऑफ बिलीफ भी कहा गया है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का जो अहम मकसद है वो ये समझना है कि हमारी जो अंदर की आवाज होते हैं, जो इंटरनल वॉइस है, वही आवाज जो हम दिन भर खुद से सुनते रहते हैं। हाँ, वही आवाज कैसे किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी और शक्तिशाली ताकत बन सकती है। लेकिन देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल उठता है। कैसा सवाल? जैसे हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है जब कोई बहुत बड़ा सपना देखा हो, कोई ऐसी मंजिल जो सच में अंदर से झकझोर दे या एक्साइट करे। ऐसी मंजिल जिसे पाने का जुनून सा होता है शुरुआत में। हाँ, और शायद उसकी शुरुआत हुई भी हो या शायद ना भी हुई हो, लेकिन अगर वो सपना अधूरा रह गया तो असल वजह क्या थी? लोग अक्सर इसका इल्जाम बाहरी हालात पर डाल देते हैं। वही तो बात है। क्या सच में पैसे, समय या किसी अपॉर्चुनिटी की ऐसी कमी थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था? या फिर अंदर से ही एक आवाज आई जिसने धीरे से कहा कि ये अपने बस की बात नहीं है। या फिर अपनी इतनी औकात कहाँ है? ये आवाज इतनी कन्विंसिंग होती है कि इसे बिना सवाल किए सच मान लेना सबसे आसान रास्ता लगता है। ये बहुत आम बात है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो हम रोज सोचते हैं वही बन जाते हैं। लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल कोट है, जैसे कोई ऐसी लाइन जो किसी कैलेंडर या पोस्टर पर लिखी हुई अच्छी लगती हो। बिल्कुल। लेकिन इस सोर्स मटेरियल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसने इस कॉन्सेप्ट को मोटिवेशन के दायरे से निकाल दिया है और इसे पूरी तरह से न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बिहेवियर की रोशनी में रखा है। सही कहा। ये कोई हवाई बातें नहीं है। दिमाग किस तरह से इन डेली थॉट्स को या उस इंटरनल चैटर को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करता है, ये एक डीपली रूटेड साइकोलॉजिकल रियलिटी है। और इस पूरे प्रोसेस को डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझने पर ही कोई भी इंसान अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग का कंट्रोल वापस ले सकता है। तो इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए हमें किताब में दी गई आइडेंटिटी चेन को देखना होगा। हाँ, आइडेंटिटी चेन ये एक ऐसी सीरीज है जो किसी एक थॉट से शुरू होकर पूरी लाइफ तक का सफर तय करती है। अगर हम इस चेन को माइक्रो लेवल पर तोड़कर देखें तो सबसे पहले आता है थॉट, यानी विचार। एक बिल्कुल आम सा विचार जो दिमाग में आता है, और जब वो विचार दिमाग में बार बार रिपीट होता है तो वो बन जाता है बिलीफ, यानी एक पक्का विश्वास। और फिर यही विश्वास एक पहचान को आकार देता है, एक आइडेंटिटी बनाता है। सही पकड़ा आपने। और इसी आइडेंटिटी से तय होते हैं हमारे एक्शंस, यानी हमारे कर्म। फिर उन्हीं एक्शन से आते हैं रिजल्ट्स, और आखिर में इन्हीं रिजल्ट्स को मिलाकर बनती है पूरी लाइफ। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी जिंदगी की दिशा बाहरी हालात से तय नहीं हो रही है, बल्कि उस एक सिंगल थॉट से हो रही है जो दिमाग में बीज की तरह बोया गया था। ये बहुत ही गहरी बात है। और ये चेन किसी एक दिशा में बंधी हुई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉजिटिवली भी काम करती है और नेगेटिवली भी। अगर विचार शक्तिशाली है तो ये चेन इंसान को ऊपर ले जाएगी, और अगर नकारात्मक है तो ये उसको उतनी ही तेजी से नीचे खींच लेगी। कर रहे दो स्टूडेंट्स वाला उदाहरण। हाँ, वो केस स्टडी बहुत सटीक है इस बात को समझने के लिए। देखिए, दोनों स्टूडेंट्स एक ही शहर में रहते हैं, दोनों ने एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, उनके पास स्टडी मटेरियल, किताबें और दिन के 24 घंटे, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन उनकी इंटरनल प्रोग्रामिंग पूरी तरह से अलग है। दुनिया को देखने का उनका लेंस अलग है। तो जो पहला स्टूडेंट है वो रोज पढ़ते वक्त यही सोचता है कि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं है, और उसने आसपास से यही सुन रखा है कि यूपीएससी तो सिर्फ टॉप टियर और नेचुरली ब्रिलियंट बच्चों के लिए होता है। दूसरी तरफ वो दूसरा स्टूडेंट है, वो सोचता है कि अगर बाकी आम लोगों ने इस एग्जाम को क्रैक किया है तो उसके लिए भी ये पूरी तरह से संभव है। वो इस पूरी जर्नी का एक एक्टिव हिस्सा खुद को मानता है और इंटरनली खुद को ऑलरेडी एक पोटेंशियल विनर की तरह देखता है। दोनों की शुरुआत तो एक ही स्टार्टिंग लाइन से हुई थी, पर जो आइडेंटिटी उन्होंने खुद को दे दी है उसमें जमीन और आसमान का अंतर आ गया है। और इस आइडेंटिटी डिफरेंस का असर सीधा उनके डेली एक्शंस पर पड़ता है। वो कैसे? थोड़ा इसे विस्तार से समझाएं। देखिए, पहले स्टूडेंट ने इंटरनली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एवरेज है, तो पढ़ाई के दौरान जब उसके सामने कोई मुश्किल टॉपिक आएगा तो वो इजीली ब्रेक ले लेगा।
मतलब वो खुद को जस्टिफाई कर लेगा कि थोड़ी देर फोन उठा लूं या रील स्क्रॉल कर लूं। बिल्कुल, क्योंकि उसकी कोर आइडेंटिटी बैकग्राउंड में उसे लगातार कह रही है कि सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होने वाला। तो फिर इतनी मेंटल एनर्जी खर्च करने का क्या फायदा है, ये उसकी सोच बन जाती है। हाँ, उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसके उस सेल्फ डाउट के साथ अलाइन हो जाता है। जबकि दूसरे स्टूडेंट का फोकस इसके बिल्कुल उलट होगा। सही कहा। जब उसे कोई मुश्किल टॉपिक मिलेगा तो वो और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठेगा। क्योंकि उसकी आइडेंटिटी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की बन चुकी है अंदर से, तो उसके एक्शंस बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के उस आइडेंटिटी को सच साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। ये दिमाग का एक बहुत बड़ा खेल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है। ये थॉट और आइडेंटिटी वाली बात थ्योरेटिकली तो बहुत स्ट्रांग लगती है, पर क्या हम रियल वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं? रियलिटी को इग्नोर करने की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है। क्योंकि अगर किसी के पास सच में बेसिक रिसोर्सेज नहीं है, तो सिर्फ सोच बदल लेने से हालात थोड़ी ना रातों रात बदल जाएंगे। इस चेन में रियलिटी आखिर कहाँ फिट होती है? देखिए, सोर्स मटेरियल एक्सटर्नल रियलिटी को कभी डिनाई नहीं कर रहा। गरीबी, लाचारी या लैक ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल रियल और ठोस समस्याएं हैं। तो फिर वहाँ आइडेंटिटी कैसे काम करेगी? आइडेंटिटी चेन का पॉइंट यह है कि उन खराब हालात पर किसी इंसान का रिस्पॉन्स क्या होगा। एक कमजोर आइडेंटिटी वाला इंसान लैक ऑफ रिसोर्सेज को एक फुल स्टॉप की तरह देखता है। जैसे वो कहेगा कि मेरे पास अच्छी कोचिंग के पैसे नहीं हैं, इसीलिए अब गेम ओवर हो गया। एग्जैक्टली। पर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाला इंसान उसी कमी को एक पजल की तरह देखता है जिसे सॉल्व करना है। वो सोचेगा कि अगर कोचिंग के पैसे नहीं हैं, तो इंटरनेट पर फ्री रिसोर्सेज कैसे ढूंढे जाएं? हालात दोनों के सामने एक जैसे खराब थे, पर इंटरनल थॉट ने उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच को कंप्लीटली बदल दिया। दिमाग का फोकस क्या नहीं है से हटकर इस बात पर शिफ्ट हो गया कि क्या किया जा सकता है। और इस फोकस को शिफ्ट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो बातें जो हम दिन भर खुद से करते हैं, जिसे आमतौर पर सेल्फ टॉक कहा जाता है। हाँ, वही इंटरनल कॉन्वर्सेशन। स्टेज पर बोलने से घबराता हूँ, मैं नंबर्स में अच्छा नहीं हूं, या लोग हमेशा मुझे जज करते हैं। इन नेगेटिव लेबल्स को लोग इतना कैजुअली यूज करते हैं। कई बार दोस्तों के बीच मजाक में या अपनी मॉडेस्टी दिखाने के लिए लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि हमारी मेंटल वायरिंग पर इन छोटी छोटी बातों का कितना गहरा असर हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि दिमाग की प्रोग्रामिंग सच और मजाक में फर्क नहीं समझती। सच में दिमाग मजाक को नहीं समझ पाता? बिल्कुल नहीं। जो बात बार बार दोहराई जाती है, ब्रेन उसे एक कमांड या यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह प्रोसेस करने लगता है। Right. इसके पीछे की बायोलॉजिकल साइंस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं ना? हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका बेसिक मतलब यह है कि ब्रेन कोई रिजिड पत्थर की तरह नहीं है। वो फिजिकल लेवल पर चेंज होता है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो हम उसे रोज फीड करते हैं। इसे थोड़ा आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? इसे एक घने जंगल के रास्ते की तरह समझा जा सकता है। पहली बार जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, काफी झाड़ियां होती हैं। हाँ, रास्ता साफ नहीं होता। पर अगर रोज वहां से गुजरा जाए तो कुछ ही दिनों में वो एक साफ पगडंडी बन जाती है। और लगातार चलते रहने से वो एक चौड़ा हाईवे बन जाता है। सही पकड़ा। तो जब कोई बार बार मुझसे नहीं होगा कहता है तो दिमाग में लिटरली ऐसे न्यूरल पाथवेज फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। और एक बार जब वो नेगेटिव थॉट का हाईवे बन गया, तो उस आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब वो सिर्फ एक हवाई विचार नहीं रहा, वो ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका है। रेटिंग होता है, ये सोचकर देखिए कितने ही नेचुरली टैलेंटेड और काबिल लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर एक थप्पा लगा लिया है, एक लेबल की, मैं तो एवरेज हूँ या मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो पूरी जिंदगी उस एक गलत लेबल के फ्रेम में जीते रहते हैं, जबकि हकीकत में वो लेबल कभी सच था ही नहीं। वो सिर्फ एक विचार था जिसे इतनी बार भराया गया कि वो आइडेंटिटी बन गया। यहाँ दिमाग की एक और डिजाइन फ्लॉ को समझना जरूरी हो जाता है। ब्रेन का प्राइमरी गोल हमें खुश या सक्सेसफुल बनाना कभी नहीं होता। तो उसका प्राइमरी गोल क्या है? उसका मेन काम है हमें जिंदा रखना, हमारा सर्वाइवल। इसलिए वो नेचुरली नई चीजों को एक खतरे की तरह देखता है। क्योंकि नए काम में फेलियर का रिस्क होता है और बहुत सारी एनर्जी का खर्चा भी होता है। एग्जैक्टली। तो जब इंटरनल वॉइस कहती है कि मत करो, तुमसे नहीं होगा, तो वो असल में हमें पुराने और सेफ रास्ते पर चलने को पुश कर रही होती है, ताकि हम कंफर्ट जोन में ही रहें जहां कोई नया रिस्क ना हो। लेकिन इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक ब्राइट साइड भी तो है। अगर दिमाग नेगेटिव वायरिंग कर सकता है तो हम एक नियम को यूज करके इसे पॉजिटिव वायरिंग के लिए भी फोर्स कर सकते हैं, जिस नियम को लॉ ऑफ मेंटल रेपिटेशन कहा जाता है। हाँ, ये नियम बिल्कुल सीधा और क्लियर है कि जो चीज बार बार की जाती है वो दिमाग की डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। अगर दिमाग का पैटर्न हमेशा शिकायत करने का सेट हो चुका है तो वो नेचुरली हर सिचुएशन में नेगेटिव चीजों को ही ढूंढेगा।
पर अगर लगातार ग्रैटिट्यूड या आभार का अभ्यास किया जाए तो दिमाग की डिफ़ॉल्ट ट्यूनिंग पूरी तरह बदल जाती है। इस पॉइंट को सोर्स टेक्स्ट में एक बहुत ही पावरफुल कहानी के जरिए समझाया गया है। वो छोटे शहर के लड़के की कहानी जिसके पास रिसोर्सेज बिल्कुल ना के बराबर थे। हाँ, ऐसे हालात में कुछ नहीं हो सकता ये कहना सबसे आम रिस्पॉन्स होता है किसी का भी। लेकिन उसने एक छोटी सी सुबह की एक्सरसाइज शुरू की। उसने रोज लिखना शुरू किया कि उसके पास क्या क्या मौजूद है। फोकस इस बात पर नहीं था कि क्या कमी है, बल्कि इस पर था कि उसके पास है क्या। उसने लिखा कि उसके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, टाइप करने के लिए हाथ हैं और नई चीजें सीखने के लिए एक बेहतरीन दिमाग है। जब उसने लगातार 6 महीने तक इसी विचार का मेंटल रिपीटिशन किया तो एक बड़ा शिफ्ट आया उसकी लाइफ में। उसने बाहरी कमियों को देखना पूरी तरह बंद कर दिया। उसका पूरा फोकस उन रिसोर्सेज को यूज करने पर चला गया जो उसके पास करंटली थे। और 6 महीने बाद उसने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। 1 साल के अंदर वो पूरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। हालात रातों रात नहीं बदले थे। उसने सिर्फ उस इंटरनल डायलॉग को बदला जो वो रोज खुद से कहता था। उस बदले हुए विचार ने उसकी आइडेंटिटी को शक्ल दी। आइडेंटिटी ने उसके एक्शंस को ट्रिगर किया और एक्शंस ने रियलिटी ही बदल दी। लेकिन इस कहानी को सुनते हुए दिमाग में एक स्केप्टिसिज्म भी आता है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। किस तरह का स्केप्टिसिज्म? एक प्रैक्टिकली परेशान इंसान जिसके पास रेंट देने के पैसे नहीं हैं, अगर वो सुबह उठकर लिखे कि मेरे पास स्मार्टफोन और 2 हाथ हैं, तो क्या ये एक किस्म का डिल्यूजन नहीं है? एक फेक पॉजिटिविटी जिसे लोग टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ पेपर पर पॉजिटिव बातें लिखने से बिल्स तो पे नहीं होते। इस टेक्निक का एक्चुअल रियल वर्ल्ड मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है? ये डाउट पूरी तरह से वैलिड है। नहीं, सिर्फ लिखने से रेंट पे नहीं होता है, लेकिन इस प्रोसेस के पीछे का जो न्यूरोसाइंस है वो हमें समझना पड़ेगा। वो कैसे? जब इंसान एक्सट्रीम स्ट्रेस या पैनिक में होता है तो दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। उस स्टेट में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। दिमाग सिर्फ डरावनी पॉसिबिलिटीज को देख पाता है। अच्छा, तो जब वो लड़का लिख रहा था कि उसके पास क्या है, तो वो रियलिटी से भाग नहीं रहा था? बिल्कुल नहीं। वो असल में अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर रहा था। वो अपने ब्रेन को सर्वाइवल मोड से निकालकर रिसोर्सफुलनेस मोड में ला रहा था। समझ गया। जब दिमाग शांत होता है तभी उसे ख्याल आता है कि मैं इस इंटरनेट कनेक्शन से वीडियो एडिटिंग सीखकर ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकता हूं। तो थॉट अकेले कोई मैजिक नहीं करता, पर थॉट उस मेंटल स्टेट को जरूर बनाता है जहां से प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव एक्शन लिया जा सके। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सकारात्मक सोच और एक्चुअल मेहनत के बीच एक तगड़ा अलाइनमेंट होना ही चाहिए। सोर्स मटेरियल भी यही कहता है कि विचार बिना एक्शन के सिर्फ एक फैंटेसी है और एक्शन बिना विचार के एक लंबा संघर्ष। तो थॉट को एक्शन से सपोर्ट करना ही होगा और इस एक्शन को सस्टेन करने के लिए आसपास के माहौल का ठीक होना उतना ही जरूरी है। और यहाँ वो 5 पीपल रूल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा माहौल कितनी खामोशी से बिना कोई अलार्म बजाए हमारी सोच को शेप कर देता है। हम इंसान नेचुरली पैक एनिमल्स हैं। एक ग्रुप के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना हमारा डीप बायोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म रहा है सदियों से। अगर उठना बैठना ऐसे 5 लोगों के बीच है जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जो हर अपॉर्चुनिटी में सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढते हैं और फेलियर की ही बातें करते हैं, तो दिमाग बिना किसी एफर्ट के उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाएगा। हम नेचुरली उनकी वोकैबुलरी, उनके डर और उनकी हेजिटेशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में इमोशनल कंटेजन कहते हैं और ये बहुत रियल चीज है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपना एनवायरनमेंट बहुत केयरफुली डिजाइन करते हैं। अगर उनके फिजिकल पड़ोस में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं, तो वो लोग अपना डिजिटल एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं। वो ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें चुनते हैं जो उन्हें मेंटली पुश करें, क्योंकि वो जानते हैं कि एनवायरनमेंट का असर फिल्टर होके सीधा आइडेंटिटी पर ही पड़ेगा। और जब कोई उस नए एनवायरनमेंट और नए विचार के साथ जिंदगी में पहला कदम उठाने की कोशिश करता है ना, तो सबसे पहली और सबसे आम रुकावट जो सामने आती है वो होती है डर। और ये डर दिमाग से एक बहुत ही स्पेसिफिक झूठ बुलवाता है कि मैं रेडी नहीं हूँ। हाँ, पहले थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लूं, फिर करूंगा। पहले मार्केट ठीक हो जाए तब शुरू करेंगे। या फिर पहले एक परफेक्ट सेटअप बन जाए तब शुरुआत होगी। इस परफेक्ट टाइम और परफेक्ट तैयारी का इंतजार करते करते ही लोगों के कई साल निकल जाते हैं। और कड़वी सच्चाई यही है कि वो परफेक्ट टाइम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता जिंदगी में।
किसी भी बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती। इम्परफेक्ट स्टार्ट या बिना पूरी तैयारी के शुरुआत करना ही असल गेम होता है। किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइटर या आर्टिस्ट की अगर अर्ली जर्नी को देखा जाए तो उनके पास शुरुआत में रिसोर्सेज कम थे और उन्होंने ढेरों गलतियां भी की। पर उन्होंने एक चीज बाकी लोगों से अलग की। उन्होंने मैं रेडी नहीं हूं वाले इस लिमिटिंग बिलीफ को पूरी तरह रिजेक्ट किया। उसकी जगह उन्होंने इस विचार पर विश्वास किया कि मैं शुरू करूंगा, गलतियां करूंगा और सीखते सीखते आगे बढ़ूंगा। तैयारी रास्ते में चलते हुए होती है। सफर शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कभी नहीं हो सकती। थ्योरी में ये सब बहुत इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के केओस में इसे अप्लाई कैसे किया जाए? हमारे सोर्स मटेरियल में इसके लिए 4 बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं जो इस साइकोलॉजिकल रीवायरिंग में मदद करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। इस टेक्निक के मुताबिक दिन भर अपने इंटरनल डायलॉग को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। पर एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है यहाँ पर, क्या एक आम इंसान दिन भर अपनी ही ख्यालों का वॉचमैन बनकर बैठा रह सकता है? क्या हर थॉट को मॉनिटर करना मेंटली एग्जॉस्टिंग नहीं हो जाएगा? अगर हर थॉट से लड़ना शुरू कर दिया तो वो डेफिनेटली एग्जॉस्टिंग होगा। तो फिर सही तरीका क्या है? अवेयरनेस का मतलब वॉचमैन बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पैसिव ऑब्जर्वेशन रखना है जैसे हम बैकग्राउंड में बजते हुए रेडियो को सुनते हैं। अचानक ध्यान जाता है कि अरे ये गाना बज रहा है। बस उसी तरह जैसे ही दिमाग में कोई नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट आए, उस पर रिएक्ट नहीं करना है और ना ही उसे सप्रेस करना है। बस एक मेंटल नोट लेना है कि ओके, एक और नेगेटिव लेबल दिमाग में आया। उस थॉट से एक इमोशनल डिस्टेंस बनाना पहला स्टेप है। बिना जज किए बस ये देखना कि हमारी डिफॉल्ट नैरेटिव कितनी नेगेटिव है, अपने आप में आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और जब उस मेंटल पैटर्न को नोटिस कर लिया जाता है, तब बारी आती है दूसरे स्टेप की, जिसे रिप्लेसमेंट यानी विचार को बदलना कहते हैं। जैसे ही दिमाग ऑटोमेटिकली कहे कि ये नया काम मैं नहीं सीख सकता, तो उसे वहीं रोककर रिप्लेस करना है इस ख्याल से कि मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको सीख जरूर सकता हूँ। ये एक छोटा सा फ्रेज सीख सकता हूँ दिमाग के पूरे दरवाजे अचानक से खोल देता है। पर क्या सच में एक बार बोलने से वो पुराना नेगेटिव लूप रुक जाएगा? ये भी एक सवाल है। एक बार में नहीं रुकेगा, क्योंकि पुराना थॉट सालों से चलकर एक पक्का हाईवे बन चुका है ना दिमाग में। ये नया थॉट अभी झाड़ियों वाला रास्ता है जिसे साफ करना बचा है। और इसलिए तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, डेली अफर्मेशंस। इसे सोशल मीडिया वाले मैजिक टोटके की तरह नहीं, बल्कि ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को फिजिकली रिवायर करने की एक सॉलिड एक्सरसाइज की तरह देखना चाहिए। रोज सुबह 5 मिनट निकालिए और वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि फ्यूचर में क्या बनना है। जैसे मैं एक फोकस्ड और रिलेंटलेस इंसान हूँ। वर्तमान काल में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिमाग उसे एक मौजूदा रियलिटी की तरह प्रोसेस करता है। ये नए रास्ते पर रोज चलने जैसा ही तो है। जब इसे कंसिस्टेंटली लिखा जाता है तो दिमाग धीरे धीरे इस नई आइडेंटिटी पर पूरी तरह विश्वास करने लगता है। या बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो सिर्फ अफर्म करते रह जाते हैं और सोचते हैं काम हो गया। इसलिए चौथा स्टेप इस पूरी रीवायरिंग साइकिल का सबसे क्रूशियल लॉक माना गया है, एक्शन लेना। सिर्फ पेपर पर लिखना काफी नहीं होता, उस गोल की तरफ एक बहुत छोटा सा कदम भी उठाना पड़ेगा। चाहे वो दिन में सिर्फ 10 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना हो, या उस नए प्रोजेक्ट के बारे में एक सिंपल सा रिसर्च ईमेल ही क्यों ना लिखना हो। वो एक्शन छोटा जरूरी है, पर उसका इम्पैक्ट दिमाग पर मैसिव होता है, क्योंकि दिमाग को कन्विंस होने के लिए एविडेंस या सबूत चाहिए होता है। जब छोटा एक्शन कंप्लीट होता है तो दिमाग को प्रूफ मिल जाता है कि हाँ, हमने लिखा था कि हम फोकस्ड है और आज सच में फोकस्ड काम किया। इसका मतलब हमारा नया बिलीफ सच है। ये छोटा सा सबूत पुराने फियर को डिस्प्लेस कर देता है और नए बिलीफ को सीमेंट कर देता है। थॉट से एक्शन और एक्शन से वापस एक और स्ट्रॉन्ग थॉट। ये एक बहुत ही पॉजिटिव अपवर्ड स्पाइरल बन जाता है। इस पूरी गहरी चर्चा ने उस एक लाइन को देखने का पूरा लेंस ही बदल दिया है कि यू बिकम व्हाट यू थिंक। ये बात पहले जितनी फिलोसॉफिकल लगती थी ना, अब उतनी ही प्रैक्टिकल और पूरी तरह से साइंटिफिक लग रही है। इस लंबी चर्चा को रैप अप करने के लिए सोर्स टेक्स्ट का एक बहुत ही हैवी और प्रोवोकिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है यहाँ। एक ऐसी कल्पना जो किसी के भी कंफर्ट जोन को हिलाकर रख सकती है। कल्पना करें कि आज से ठीक 10 साल बाद की एक मुलाकात हो रही है अपने फ्यूचर वर्जन से। वो वर्जन जो आज से 10 साल आगे की जिंदगी जी रहा है। वो फ्यूचर वर्जन आकर क्या कहेगा? क्या उसकी आंखों में एक सुकून होगा, एक ग्रैटिट्यूड होगा कि उस दिन हार नहीं मानी, एक इम्परफेक्ट स्टार्ट किया, अपने फियर्स को फेस किया और अनलिमिटिंग बिलीव्स को बदल डाला? या फिर
उसकी आंखों में इस बात का गहरा अफसोस होगा, एक पछतावा होगा कि कभी पूरी जान लगाकर कोशिश ही नहीं की। ये डर के लोग क्या कहेंगे या अपने औकात नहीं है, ऐसी आवाज को सच मान लिया और वो सब कुछ गवा दिया जिसे हासिल करने का पोटेंशियल उस इंसान में था। ये सवाल बहुत खामोशी से ये याद दिलाता है कि बिना कोशिश किए बैठे रहने की यानी इनएक्शन की कॉस्ट आखिर कितनी भारी होती है। वाकई ये थॉट एक्सपेरिमेंट एक आईने की तरह है जो इनएक्शन की पूरी रियलिटी को सामने दिखा देता है। इसलिए किताब का ये वाक्य इस पूरी चर्चा का निचोड़ बन जाता है। जिंदगी पहले माइंड में जीती जाती है, ग्राउंड पर बाद में। एकदम सही। और सोर्स टेक्स्ट ये भी याद दिलाता है कि आज जो आप सोच रहे हो वही कल आप बनोगे। इन बातों के पीछे का पूरा न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क अब बहुत क्लियर हो चुका है। तो इस नए नजरिए के साथ हम अपनी इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस डीप डाइव से बाहर निकलते हुए अपने लिए एक छोटा सा चैलेंज जरूर चुनिए। वो कौन सा एक नेगेटिव लेबल है, वो कौन सा टैग है जो आज तक डिफॉल्ट सेटिंग बनी हुई थी, जिसे अब हमेशा के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है? और उसकी जगह वो कौन सा नया और एम्पायर करने वाला विचार है जिससे आज से दिमाग में बोया जाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिए। एक इम्परफेक्ट स्टार्ट कीजिए और अपना अगला रास्ता खुद तय कीजिए। पावर बुक हब के सभी सुनने वालों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में वो नया बिलीव जरूर लिखें जिसे वो आज से अपनाना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि अगली चर्चा किस किताब पर होनी चाहिए।